नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। रामचरित मानस को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इस मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी कूद पड़ी हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार करते हुए मायावती ने उन्हें कटघरे में खड़ा किया है। इस दौरान बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से गेस्ट हाउस कांड की याद भी दिलाई गई। आपको बताते हैं कि बिहार से शुरू हुआ रामचरित मानस के अपमान का विवाद अब लगातार पूरे देश में फैलता दिखाई दे रहा है। बिहार से लेकर यूपी तक घमासान जारी है। इन सब के बीच बीएसपी चीफ मायावती ने संविधान को कमजोर और उपेक्षित वर्ग के लोगों का ग्रंथ करार दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने शूद्र पॉलिटिक्स को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा। मायावती ने कहा कि सपा कमजोर और उपेक्षित वर्गों को शूद्र कहकर उनका अपमान न करे। दरअसल रामचरित मानस में एक चौपाई है, प्रभु बल कीन मोहि सिख दीन्ही, मर्यादा पुनि तुम्हरी कीन्ही, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जिसको लेकर यूपी से बिहार तक की राजनीति में घमासान मचा है। यहां तक कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरित मानस को बकवास बताते हुए सरकार से उस पर बैन की मांग की थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रामचरित मानस को बकवास बताते हुए इस पर बैन लगाए जाने की मांग की थी, जिसके बाद उनका विरोध लगातार किया जा रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि रामचरित मानस का अपमान करने को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य को इनाम दिया गया, उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। उधर अखिलेश यादव शूद्र बयान को लेकर भी सुर्खियों में रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछा था कि वो बताएं कि क्या अखिलेश यादव शूद्र हैं या नहीं। अब शूद्र को लेकर राजनीति भी लगातार गर्म होती दिखाई दे रही है। लखनऊ का रुख करेंगे। ब्यूरो चीफ आसिफ बेग ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, रामचरित मानस पर विवाद है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी इसमें कूद पड़ी है। जी बिल्कुल अक्षय, बिहार से शुरू हुई रामचरित मानस की जो राजनीति है अब यूपी पहुंच चुकी है और यूपी में सबसे पहले शुरुआत सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया। उसके बाद लगातार रामचरित मानस को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अगर बात करें राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इसके अलावा यूपी के अलग अलग जिलों में कई एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। वहीं इस मामले में अखिलेश यादव ने, या कहा जा सकता है कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया और उसका सम्मान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को दिया। अपने विशेष नवरत्नों में से एक रत्न इन्हें दिया है और इन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी दी है। तो यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से काफी अंदर ही अंदर सपा सुप्रीमो और पूरी समाजवादी पार्टी खुश है। यही वजह है कि उन पर कार्रवाई के बजाय उन्हें महत्वपूर्ण पद पर बैठा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो ने भी एक बड़ा बयान दे डाला कि वह शूद्र हैं। हालांकि उनका विरोध बीजेपी नेताओं ने किया था महायज्ञ में जाते हुए, और वहीं से उन्होंने एक बड़ा बयान देकर राजनीतिक जो हलचल थी उसको पूरी तरह से बढ़ा दिया है। अब इन सब के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती भी रामचरित मानस के विवाद पर खड़ी हो गई हैं, क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक माहौल गरमाया जा रहा है उसको लेकर जनता भी पूरी तरह से देख रही है। जिस तरह से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बयान आया, उन्होंने बयान दिया कि मैं शूद्र हूँ, तो साफ तौर पर इशारा यह था कि सपा सुप्रीमो का कि वह शूद्र बैकवर्ड वोट, SC ST वोट अपने पाले में करने के लिए यह बयान दे चुके हैं। और इस बयान के बाद अब बसपा सुप्रीमो भी पूरी तरह से खड़बड़ा गई हैं। उन्हें यह डर सता रहा है कि कहीं न कहीं सपा कहीं उनके वोट बैंक पर जो है उनका वोट बैंक ना हथिया ले। यही वजह है कि बसपा सुप्रीमो ने गेस्ट हाउस कांड से लेकर तमाम ऐसे कटाक्ष ट्वीट कर कहा, और बयान में उन्होंने सीधे तौर पर सपा पर निशाना साधा है। तो कुल मिलाकर अब समाजवादी पार्टी एक तरफ जहां सपा की तरफ से गिर गई, बसपा की तरफ से गिर गई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के जो विंग है, बीजेपी के जो नेता हैं
वह भी समाजवादी पार्टी पर सीधे तौर पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि जिस तरह से इन विवादों के बीच रामचरितमानस का जो विवाद था, उन सब के बीच बीजेपी ने 4 प्रत्याशी अपने जिता लिए हैं। सपा का खाता नहीं खुला है और एक निर्दल प्रत्याशी भी जीत दर्ज करा लिया। तो ऐसे में कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की भी जमीन खिसकती नजर आ रही है और इन बयानों आसिफ, ये तो बिल्कुल साफ है फिर से सत्ता हासिल करना चाहते हैं कि जातियों का गणित बैठाने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। और जानकारों का ये भी मानना है कि अखिलेश यादव की नज़र SC ST OBC समाज के वोटर्स पर है कि अगर ये वोटर्स हमारे पाले में आ जाते हैं तो इसका उनकी पार्टी को फायदा होगा। और ये बात स्वाभाविक है कि BSP सुप्रीमो की बेचैनी इस बात से लेकर ज़्यादा है क्योंकि रामचरितमानस का विवाद आज का तो नहीं है, लेकिन अब बहन जी सामने आती हैं, गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का भी इस पर बयान आ गया गेस्ट हाउस कांड को लेकर। वो तो नसीहत दे रहे हैं बहन जी को, आसिफ, कि बहन जी गेस्ट हाउस कांड को भूल जाएं क्योंकि वो तो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन भी कर चुकी हैं। अब गेस्ट हाउस कांड की याद क्यों आ रही है? जी बिल्कुल अक्षय, बता दूं कि जो अब रामचरितमानस के विवाद के सहारे 2024 की जमीन मजबूत करने की तैयारी समाजवादी पार्टी भी चल रही है, बसपा भी चल रही है और साथ ही साथ इस मामले में बीजेपी भी पीछे नहीं है। क्योंकि अगर राजनैतिक वोट बैंक की बात करें तो सबसे ज्यादा OBC, बैकवर्ड और SC ST के दलित समुदाय की वोट है और इन्हें साधने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात अच्छा यह है कि अब रामचरितमानस के सहारे लगातार राजनीति हो रही है। ऐसे में जो मुख्य मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, यह सब पूरी तरह से गौड़ हो गए हैं। इसमें राजनीतिक पार्टियां जो है उनके मुंह में दही जम गया। अगर बात करें महंगाई की तो 400 का सिलेंडर अब 1100 में गैस सिलेंडर बिक रहा है। 100 रुपए का पेट्रोल पार कर गया है। डीजल के दामों में भी काफी बढ़ोतरी हो गई है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो मुख्य मुद्दे हैं, जिसे महंगाई की मार जो आम जनता झेल रही है, इनका ध्यान भटकाने के लिए भी ये नेता जो है अपना हथकंडा अपना रहे हैं, जनता का ध्यान इधर से उधर हो जाए। और नहीं, ये बातें तो राजनीतिक दलों को आसिफ सोचनी चाहिए। यूपी में अगर बात करें, यूपी में तो जातिगत राजनीति हावी पड़ जाती है, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो या दलित उत्पीड़न का मामला हो या फिर हिंदू मुस्लिम की, तो कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम में आकर जनता भी झांसे में आ जाती है और जो बहेलिये नेता हैं वो अपने जाल में फंसा लेते हैं और 5 साल तक विकास न करके उनका शोषण करते हैं। जिस तरह से महंगाई अपने चरम पर है, उससे घर के रसोई का स्वाद भी बिगड़ गया है। वही दूसरी तरफ आम जनता की कमर भी टूट चुकी है। लेकिन आसिफ, सवाल तो इस बात को लेकर है ना कि आप जो महंगाई का जिक्र कर रहे हैं कि महंगाई को मुद्दा बनाना चाहिए, हालांकि तमाम विपक्षी दलों की जुबान पर महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा तभी सुनने को मिलता है या तो वो टीवी डिबेट में शामिल होते हैं या फिर मीडिया से मुखातिब होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, लेकिन जब सड़क पर उतरने की बात होती है तो ये मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे छूटते दिखाई दे जाते हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि कहीं विपक्षी दलों के लिए ये कहावत चरितार्थ ना हो जाए कि गए थे हरिभजन को औटन लगे कपास। जी बिल्कुल अक्षय, जिस तरह से आम जनता महंगाई की मार से त्राई कर रही है और नेता जो विपक्ष में नेता हैं वो बैठकर सिर्फ ट्वीट करते हैं, ना तो यह नेता सड़क पर उतरते हैं और ना ही प्रदर्शन करते हैं। और ये चुनाव आता है तो तमाम बड़े दावे भी करते हैं, तमाम घोषणाएं भी करते हैं कि वह जनता के हितैषी हैं। लेकिन जिस तरह से सिर्फ खोखले दावे किए जाते हैं तो जनता कहीं ना कहीं भ्रमित होकर, जनता परेशान होकर ऐसे नेता को चुनती है कि जो उनका राइवर हो, जो उनकी सुनवाई करे। लेकिन आम जनता के हाथ तो भाग के 3 पात ही रहते हैं। और जब चुनाव, अक्षय सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव जब आता है तो यही राजनीतिक दल के नेता आम जनता के वोट को बपौती मान लेते हैं अपने, और वो चाहते हैं कि वोट उन्हीं की पार्टी को हो जाए। जिस तरह से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लगातार जनसंपर्क किया था और चुनाव के पहले
पहले वह ना तो जनता के बीच गए थे और ना ही जनता की समस्याओं को उठाया था, लेकिन उन्होंने रथ यात्रा निकालकर एक तरह से हक दिखाया था कि सारे वोट उन्हीं के हैं। भीड़ तो इकट्ठा होती थी, लेकिन जिस तरह से चुनाव परिणाम आए उससे कहीं न कहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की आंख खुलनी चाहिए। आंख इसलिए भी खुलनी चाहिए कि जनता परेशान है और जनता उसी को देगी, उसी को सुल्तान बनाएगी जो उनके हर सुख दुख में खड़ा रहेगा। अब नहीं, एक सवाल तो आसिफ इस बात को लेकर भी उठेगा ना, जैसा आपने कहा कि अखिलेश यादव को सबक लेना चाहिए, क्योंकि जो आरोप लगते रहे हैं कि अखिलेश यादव तो उनकी छवि बन चुकी है ट्विटर छाप नेता की, कि वो दफ्तर में बैठकर राजनीति चमकाना चाहते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से हाल ही में दावा किया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरेगी, संघर्ष करती दिखाई देगी, और जो आरोप लगे हैं ये बेबुनियाद हैं, छवि बिगाड़ने की कोशिश है। लेकिन जिस तरह से रिजल्ट एमएलसी चुनाव का भी सामने आ चुका है, खाता तक नहीं खुल पाया समाजवादी पार्टी का। दावे थे कि भाई इन 5 सीटों में से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे, लेकिन दावा फुस हो गया। सवाल तो फिर यही खड़ा होता है ना कि कथनी और करनी में तो फिर समाजवादी पार्टी में ही अंतर है। जी बिल्कुल, अच्छे जनता है, जनता सब कुछ देख रही है, नेता दावे करते हैं और जनता यह भी समझ चुकी है कि चुनावी दौर चल रहा है, नेताजी दावा करेंगे और उसके बाद खुश हो जाएंगे और उनके किसी भी दुख दर्द में शामिल नहीं होंगे। अगर बात करें बीते विधानसभा चुनाव की तो तमाम ऐसे दावे किए गए थे सपा की तरफ से कि वह जनता के पूरी तरह हितैषी है। उन्होंने राम राज्य लाने का दावा भी सपा सुप्रीमो ने किया था, लेकिन जनता सब कुछ देखती रही और जो फैसला लेना था जनता को जनता ने फैसला ले लिया और विधानसभा चुनाव के बाद जो एमएलसी चुनाव हुआ, विधान परिषद का चुनाव हुआ है, इसमें भी जो है वोटरों ने सपा को आईना दिखा दिया। अगर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो आमने सामने बीजेपी और सपा ही विरोधी पार्टी मानी जाती है। दोनों की चुनाव में कड़ी टक्कर है और इन सब के बीच बसपा सुप्रीमो पूरी तरह से नील हो गई है। उनके प्रत्याशी जो है हार का मुंह देख रहे हैं, लगातार चुनाव में भी देख रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बसपा का वोट बैंक है उसे अपने पाले में करने के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तो दूसरी तरफ आसिफ, लेकिन सवाल तो यह है ना कि क्या ये मंसूबा कामयाब होगा? जैसा आपने कहा कि बीएसपी के वोट बैंक पर अखिलेश यादव की सेंधमारी करने की तैयारी है, और यही वजह है कि शूद्र पॉलिटिक्स इस वक्त उत्तर प्रदेश में जमकर कुलाचे मारती दिखाई दे रही है। बहन जी को डर इस बात का है कि जाटव समाज ही कुछ उनके साथ अभी जुड़ा हुआ है, और 2014 के बाद से SC/ST OBC समाज ने बीजेपी पर भरोसा किया और रिजल्ट में इस बात की छाप भी देखने को मिलती है। तो सवाल तो इसी बात को लेकर है ना कि अखिलेश यादव की भी नजर है SC/ST OBC समाज के वोटर्स पर। बहन जी भी चाहती है कि कम से कम जो अपना दलित समाज का वोटर था वो हमारे साथ जुड़ जाए, जो कि बटा हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। तो ऐसे में सवाल तो यही है ना कि जात पात की लड़ाई में नुकसान तो विपक्षी दलों को होगा, जिसकी शुरुआत अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, बहन जी भी कर रही हैं। जी बिल्कुल, अक्षय बता दें कि विधानसभा चुनाव हो या फिर इसके पहले भी नेताओं की जो बदजुबानी है, विवादित टिप्पणी है, या यूपी में कुछ ज्यादा ही देखने को मिलती है। और यही वजह रहती है कि एक नए विवाद को यूपी की राजनीति में जन्म दे दिया जाता है। रामचरित मानस का विवाद जो है एक सोची समझी रणनीति माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से 2024 के चुनाव की तैयारी चल रही है और इस चुनाव में ओबीसी और दलित वोट बैंक ही निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। तो जिस तरह से महागठबंधन की लगातार जो है कोशिशें चल रही हैं और इसकी शुरुआत बिहार से कर दी गई है और यूपी के साथ साथ अन्य राज्यों में भी रामचरितमानस को लेकर जो विवाद है, संग्राम है, चल रहा है। तो ऐसे में राजनीतिक दल ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिस तरफ ओबीसी और दलित वोट घुमाव करेगा उसी की सत्ता बनेगी, उसी की सरकार बनेगी। तो ऐसे में बसपा, सपा और बीजेपी या तीनों राजनीतिक दल जो है इस ओबीसी और दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हालांकि बीजेपी की भूमिका भी साफ तौर पर जो है साफ नहीं देखी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से मामूली बयानबाजी पर
यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ कई नेताओं को जेल भेज चुके हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का जो विवादित धर्म को लेकर जो आपत्तिजनक टिप्पणी है, इस पर कार्रवाई न करना यह अपने आप में बड़ा शोचनीय प्रश्न है। नहीं, आज जो तस्वीरें भी लखनऊ से आसिफ सामने आई हैं, सवाल खड़ा हो रहा है कि बीजेपी के सिख प्रकोष्ठ से जुड़े लोगों ने सपा मुख्यालय पहुंचकर रामचरितमानस हाथ पर लेकर विरोध प्रदर्शित किया है। ऐसे में बसपा सुप्रीमो भी मायावती भी अब पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। अक्षय, नहीं तो सवाल ये है, रामचरितमानस का अपमान करने से वोट मिल जाएगा क्या? जी अक्षय, जिस तरह से कुछ जिलों में रामचरितमानस के विरोध में जो है जुलूस निकाला गया, पर्तियां जलाई गई, तो कहीं न कहीं जो है जो ओबीसी समुदाय है, दलित समुदाय कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को अपने पाले में खड़ा देख रहा है। दलित वोटरों का मानना है कि जो है उनके पक्ष में खड़ा होगा उसी को वोट बैंक जाएगा। कई ऐसे बड़े नेताओं से भी लोकमंच की न्यूज की बात हुई जिन्होंने साफ तौर पर यह मांग किया कि जो लोग अमर्यादित और विवादित टिप्पणी कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सुनील भराला जो बीजेपी के मंत्री थे और हिंदुत्व चेहरा माने जाते थे, उन्होंने भी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से कड़ी कार्रवाई की मांग किया। लेकिन इन सब के बीच जो धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, जो ओबीसी और दलित वोट बैंक हथियाने के लिए तमाम तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई न होना भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जैसा कि अक्षय बताया कि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ की चुप्पी है, कहीं न कहीं जनता के यह मन में आ रहा है कि इस विवाद को सरकार और विपक्ष दोनों बढ़ाना चाहते हैं और जो सही तरीके से भुना पाएगा नहीं तो बीजेपी के लिए तो ये फायदे का सौदा है। हो जाएंगे अगर रामचरितमानस का अपमान जिस तरीके से किया जा रहा है और अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई के नाम पर चुप्पी साध रखी है, तो स्वाभाविक है बीजेपी इसका माइलेज लेना चाहेगी। लेकिन जो नवरत्नों का आपने जिक्र किया आसिफ, कि अखिलेश यादव ने हाल ही में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठित की है उसमें जो नवरत्न शामिल किए गए हैं, कोई ठाकुर चेहरा नहीं, ब्राह्मण चेहरों से भी दूरी बनाए रखने की कोशिश की गई है। तो जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये SC ST OBC की राजनीति सिर्फ करना चाह रहे हो, मुस्लिम वोटर्स को जोड़कर अखिलेश यादव चाहते हैं कि आगामी चुनाव में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा वोट बैंक अपने कब्जे में किया जा सके। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा जो रणनीति समाजवादी पार्टी की चल रही है? सवर्ण समाज से बैर लेकर अखिलेश यादव को लगता है कि नैया पार होगी? जी बिल्कुल अक्षय, 2024 का चुनाव जो है सामने है और जिस तरह से सत्ता से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव फिसल चुके हैं, तो इससे कहीं ना कहीं यह देखा जा सकता है कि अब दोबारा वापसी के लिए यूपी पर काबिज होने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अगर बात करें तो हालिया बयान की, तो उन्होंने साफ तौर पर शूद्र कहा कि मैं भी शूद्र हूँ, तो उनका साफ तौर पर यह मैसेज यूपी की जनता को देना था कि शूद्र का बयान देकर शूद्र जो दलित वोट है, ओबीसी वोट है, उनके पाले में चला जाएगा। लेकिन जो अगर इनकी कार्यकारिणी की जो गठित कार्यकारिणी है पर गौर करें तो उसमें सबसे ज्यादा 11 यादव समाज के पदाधिकारी हैं, उसके बाद मुस्लिम है, उसके बाद ब्राह्मण है। तो या यूं कहा जा सकता है कि जो यूपी की राजनीति में एक नया मैसेज सपा सुप्रीमो दे सकते हैं, देना चाहते हैं, उसमें कितना कामयाब होंगे कितना विफल होंगे या समय बताएगा। लेकिन राजनीतिक गुणा भाग की बात करें तो सबसे ज्यादा दलित और ओबीसी वोट बैंक है यूपी में, और यह वोट बैंक जिस तरफ करवट लेता है उस तरफ उसकी सरकार बन जाती है। और बात अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें तो मुस्लिम समुदाय भी अब सपा समाजवादी पार्टी से पूरी तरह छिटका हुआ दिख रहा है। और छिटकने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से आजम खां पर मुसीबत आई, आजम खां पर धड़ाधड़ मुकदमे दर्ज किए गए और इतने मुकदमे होने के बावजूद भी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कोई आंदोलन नहीं चलाया, ना ही कोई विरोध प्रदर्शन किया। तो ऐसे में मुस्लिम जो वोटर है वह उनकी टकटकी जो है लगी हुई है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर। और
मुस्लिम समाज के लोग पूछते भी है कि आखिर अखिलेश यादव ने मुस्लिमों आजम खान का पक्ष क्यों नहीं उठाया। बात आजम खान की नहीं है, यहाँ पर बात मुस्लिम समाज की है। और लोग इनको यह भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव सिर्फ यादवों के पक्ष लेते हैं, यादवों के कार्यक्रम में पहुंचते हैं, यादवों के घर अगर कोई मौत हो जाती है तो उस पर ट्वीट करते हैं। लेकिन जिस तरह से आजम खान ने जेल में चक्की पीसी, उस पर इनके द्वारा कोई बड़ा काम नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ जो है दलितों के यहाँ भी अखिलेश यादव नहीं गए और हवाई या यूं कहें कि पैराशूट की तरह अखिलेश यादव चाहते हैं कि यूपी की फतह कर ले, लेकिन यह राह उनके लिए आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह से नहीं, लेकिन आजम खान साहब की बात कर रहे हो आसिफ, आजम खान साहब को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव एक बार फिर बनाया गया है। क्या इससे मुस्लिम समाज का वोटर एकजुट हो जाएगा? सिर्फ राष्ट्रीय महासचिव बना दिया, वो सम्मान जो पहले दिया था वो बरकरार रखा, इससे एकजुटता हो जाएगी मुस्लिम समाज में? बिल्कुल अक्षय, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटरों ने सपा का साथ नहीं दिया। साफ तौर पर मुस्लिम वोटरों का कहना था कि आजम खान का मुद्दा नहीं है, यह मुस्लिम समाज के आईना है, और जब यह आजम खान के लिए नहीं खड़े हो सकते, अपने नेता के लिए नहीं खड़े हो सकते, तो वो जनता उन्हें वोट क्यों करे। लेकिन जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक जो है खिसकता दिख रहा है, खासकर बसपा की तरफ, तो ऐसे में सपा ने एक हथकंडा अपनाया कि इस बार जो चेहरा है मुस्लिम का, आजम खान को आगे किया जाए और जो वोट बैंक है मुस्लिम वोट बैंक वो अपने पाले में किया जाए। लेकिन जो यह कारतूस है अखिलेश यादव की पूरी तरह से जो है मिस हो चुकी है, और इसका सीधा फायदा बसपा सुप्रीमो मायावती उठाना चाह रही है। यही वजह है कि बसपा सुप्रीमो जो है ब्राह्मण और मुस्लिम के साथ साथ दलित वोट बैंक के सारे आने वाले दिनों में अपनी राजनीतिक नैया जो है पाल लगाना चाहती है। लेकिन यूपी का चुनाव काफी दिलचस्प हो चुका है। अभी कुछ कहना जो है बाकी जो है कुछ कहना, बिल्कुल अभी तो चुनावों में काफी इंतजार करना होगा। निकाय चुनाव नजदीक जरूर हैं, लेकिन चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, उसके लिए तो अभी काफी वक्त पड़ा है। लेकिन बहन जी जिस तरह से कूदी हैं अखिलेश यादव के शूद्र वाले बयान के बाद, ये तो स्वाभाविक है कि बहन जी में बेचैनी इस बात को लेकर है। लेकिन क्या मायावती के ये कहने के बाद कि अखिलेश यादव उपेक्षितों को या दलित समाज के लोगों को शूद्र कहकर उन्हें अपमानित करने का काम ना करें, क्या ये विवाद रुकेगा या फिर ये पॉलिटिक्स अभी और आगे जाती दिखाई देगी? देखिए अक्षय, अगर बात करें सपा सुप्रीमो मायावती की, तो उनकी वोट बैंक की राजनीति पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, उनकी नैया भी डूब चुकी है। अगर बीते चुनाव के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो बसपा सुप्रीमो मायावती का जो ग्लैमर था पूरी तरह से नेस्त नाबूद हो चुका है, और मायावती खुद जानती है कि आने वाले चुनाव में वह पूरी तरह फेल हो जाएंगी, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या फिर एमएलसी का चुनाव, और इनके कई जगहों से कैंडिडेट भी नहीं खड़े हो रहे। वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर लोगों में यह चर्चा रहती है कि बसपा सुप्रीमो मायावती बीजेपी की भी टीम है, और यही वजह है कि वह बीजेपी के खिलाफ पलटवार करने के बजाय साफ तौर पर सीधे तौर पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधती है, और लगातार निशाना साधती चली आ रही है। इसके पीछे भी तर्क यह दिया जाता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अभी तक किसी को उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया है, और साथ ही साथ मायावती की उम्र भी हो चली है। ऐसे में उन्हें फिर से मुख्यमंत्री पद पर बैठना जो है कहीं से फिट नहीं बैठ रहा है। और नहीं आसिफ, इच्छाएं कहाँ मरती हैं, उम्र इच्छाओं के आगे के लिए कभी आड़े नहीं आती है, बीच में कूद पड़ती है और राजनीतिक माहौल गरमा देती है। वहीं दूसरा पहलू यह भी कहा जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती के कार्यकाल में कई बड़े घोटाले हुए हैं। अगर वह बीजेपी के साथ नहीं खड़ी रहती तो उनके खिलाफ भी तमाम जांच की जाएगी, और उन्हें कई
उन्हें कई जांच का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में अक्षय जिस तरह से मायावती की स्थिति हो गई है साफ छछूंदर जैसी कि वो न इधर की रही न उधर की रही, तो कहीं न कहीं बसपा जो है खात्मे की तरफ चल पड़ी है। और अगर बात करें यूपी की राजनीति में तो दिग्गज पार्टियों की तो एक तरफ समाजवादी पार्टी है तो दूसरी तरफ बीजेपी है। ऐसे में जो वोट बैंक है दलित ओबीसी का जिसकी तरफ जाएगा उसी की सरकार बनेगी। यही वजह है कि सपा सुप्रीमो यादव वोट बैंक के साथ साथ मुस्लिम दलित और ओबीसी वोटों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं और बयानबाजी कर या वोट अपने पाले में करने की जुगत लगा रहे हैं। फिलहाल जनता जो है सुविधा देखती है, क्योंकि जिस तरह से आसान योजना चलाकर बीजेपी ने गरीबों का घर चूल्हा जला दिया है। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिस पर जो है बीजेपी से लोग खुश हैं। खासकर गरीब तबका है, गरीब तबका की संख्या भी ज्यादा है और वह बीजेपी से पूरी तरह से खुश नजर आ रही है। तो ऐसे में जो है रामचरितमानस का विवाद जो है कहीं न कहीं सपा के लिए उल्टा भी पड़ सकता है। नहीं, एक सवाल तो ये भी है कि कहीं जिस तरह से बहन जी भी इस विवाद में कूद पड़ी हैं, 3 बंदरों वाली कहावत ना हो जाए कि 2 बंदरों के झगड़े में तीसरे को फायदा मिल गया। जी अक्षय, अगर राजनैतिक घटनाक्रम की बात की जाए तो सपा सुप्रीमो ने बसपा सुप्रीमो मायावती से गठबंधन किया था, चुनाव लड़ा था, लेकिन बसपा के जुड़ने से सपा को कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ था। हाँ, इतना जरूर है कि सपा वोट बैंक के सहारे बसपा ने काफी कुछ जो है फायदा लिया था, लेकिन दोनों के बीच तकरार हो गई और तकरार इस कदर बढ़ी है कि बसपा सुप्रीमो मायावती वोट बैंक अपना वोट बैंक बचाने के लिए, अपना किला बचाने के लिए, कहीं उनका किला पूरी तरह से ध्वस्त न हो जाए, तो वह कहीं न कहीं सपा सुप्रीमो मायावती पर तंज कसती है, ट्वीट करती हैं और अपना वोट बैंक बचाने के लिए वह लगातार जो है ट्वीट के माध्यम से ही वह लगातार जो है चर्चा में बनी रहती है। अगर बात करें बसपा की तो बसपा किसी भी मुद्दे पर सड़क पर नहीं उतरती है और उसका राजनीतिक इतिहास है कि किसी भी समस्या को लेकर बसपा के नेता सड़क पर प्रदर्शन नहीं करते हैं। अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन किसानों के मुद्दे को लेकर, महंगाई के मुद्दे को लेकर लगातार चलते भी रहते हैं। लेकिन अगर सपा के सामने बसपा की राजनीति देखें तो बसपा की राजनीति सिर्फ एसी कमरों में पूरी तरह से कैद होकर रह गई है। यही वजह है। चले, लेकिन यानी कुल मिलाकर आसिफ ये जरूर कहा जाए कि अब गेंद जो है वो SC ST OBC समाज के पाले में है, जिन पर डोरे डालने की कोशिश की जा रही है। उनके लिए तो कम से कम यही संदेश है कि दिखावे पर मत जाएं, बहकावे पर मत जाएं, अपनी अकल लगाएं। आसिफ जी बिल्कुल अक्षय, अब जनता का जो जनता है वह सब कुछ देख रही है कि किस तरह से एक धार्मिक पुस्तक के नाम पर जो नेता है राजनीति कर रहे हैं। धार्मिक पुस्तक के नाम पर राजनीति करने वाले नेता या पूरी तरह से भूल गए हैं कि उनकी समस्या क्या है, उनका विकास नहीं हो रहा है, महंगाई किस कदर हावी है उन पर। इस मुद्दे को उठाने के बजाय अब जो समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या फिर बीजेपी, इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में जनता जो है इस बार जनता कुछ नया फैसला करेगी। हालांकि जिस तरह से राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं और लगातार भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वह लगातार लोगों से मिल रहे हैं, तो कहीं न कहीं जिस तरह से जो राजनीतिक भूचाल है वह कहीं न कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है। चले, यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि अपनी अपनी रणनीति, अपने अपने दांव आजमाने की कोशिश की जा रही है कि वोटर्स को किस तरह से अपने पाले में किया जाए। इस बात की कोशिशें सभी राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही हैं, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आसिफ तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। तो यानी जात पात की राजनीति एक बार फिर गर्म होती दिखाई दे रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी की नज़र है
SC ST OBC समाज के वोटर्स पर, और यही वजह है कि शूद्र की राजनीति इस वक्त प्रदेश में गर्माती हुई दिखाई दे रही है। और इसी बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी कूद पड़ी हैं और मायावती ने अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए गेस्ट हाउस कांड की न सिर्फ याद दिलाई, बल्कि मायावती ने कहा कि उपेक्षित लोगों, SC ST OBC समाज के लोगों को शूद्र कहकर अखिलेश यादव अपमानित करने का काम ना करें। और इसके साथ ही मायावती ने कहा कि उपेक्षित लोगों के लिए अगर कोई धर्म ग्रंथ है तो वो देश का संविधान है। वक्त एक ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं।